बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। बच्चों, हमने 11 बायो में फर्स्ट चैप्टर का लास्ट एसएलओ स्टार्ट किया हुआ है। एसएलओ हमें कह रहा है कि डायग्राम्स की मदद से हमने माइटोसिस और मियोसिस के स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है डिटेल से। कल मैं आपको बता चुका हूं, मैंने 9th में से भी इसमें कंसेप्ट ऐड किए थे आपकी आसानी के लिए कि हम बजाय डायरेक्ट माइटोसिस मियोसिस पर आने से पहले एक सेल साइकिल के कंसेप्ट को भी समझे, जिसमें आपको बताया था कि आपके पास दो फेस है, इंटरफेस है और माइटोसिस फेस है। ठीक है, इंटरफेस में सेल ग्रो करते हैं, तैयार होता है सेल डिवीजन के लिए, और माइटोसिस फेस के आगे से दो फेस हैं। पहले फेस में न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरे में सेल डिवाइड कर जाता है, साइटोकाइनेसिस। और ये साथ मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स अटैच किए हुए थे आपकी आसानी के लिए। इंटरफेस गलती से कहा जाता है रेस्टिंग फेस है, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पे सेल जो है वो बहुत सारे प्रोसेसेस में से गुजरता है। 3 फेस थे, G1 फेस, S फेस और G2 फेस। G1 फेस में सेल ग्रो करता है साइज में, एस फेस के लिए तैयार होता है, और एस फेस के अंदर आप देखते हो डीएनए की कॉपी बनती है, रेप्लिकेट होता है। और फाइनली G2 फेस में अब सेल को डिवाइड होने के लिए तैयार किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद सेल ने सीधा माइटोसिस में जाना है। फिर जब माइटोसिस को हमने स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया कि माइटोसिस एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है। ठीक है, किस सेल में हो रही है, कितनी हो रही है, इस सब को रेगुलेट किया जाता है ताकि आपके पास ह्यूमन हेल्दी रहे। और रिजल्ट क्या होता है, आपके पास दो डॉटर सेल्स बनते हैं जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, इनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है। बेनिफिट्स इसके ये होते हैं कि आप ग्रो करते हो माइटोसिस की वजह से, इंजरी होती है तो आपकी बॉडी रिकवर करती है माइटोसिस की वजह से। हमारे रेगुलर ऑर्गन्स और टिश्यूज जो हैं उनमें मेंटेनेंस इसी ने करनी होती है। पुराने सेल्स की डेथ हो जाती है, उसकी जगह नए सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, और स्पेशली जो हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल्स हैं, यानी जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, इनकी ग्रोथ माइटोसिस से होती है। ये जब डिवाइड करते हैं तो इनमें माइटोसिस हो रही होती है। कॉमन प्रोसेस है जी। अगेन कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस आपके पास न्यूक्लियस की डिवीजन का नाम है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करके दो न्यूक्लियस बनते हैं एक ही सेल में। फिर ये जो दो न्यूक्लियस हैं इनमें आप देखते हो फर्दर सेल डिवाइड करके दो सेल बना देता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को मैं स्पेशली यहां पे एम्फसाइज करके रिपीट करूंगा कि बच्चों के लिए आसानी रहे। ये एक नया कंसेप्ट है जो आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, क्योंकि एसएलओ आपको कह रहा है आपने एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी है कि जब आपके पास कैरियोकाइनेसिस होने जा रही है, जब सेल डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा पहले, तो आपके पास एक ऑपरेटर्स चाहिए आपको जो ये काम करके दे। इस ऑपरेटर्स को आप माइटोटिक ऑपरेटर्स कह रहे हो। ये जो माइटोटिक ऑपरेटर्स है इसको मैं सम अप करके बता रहा हूं कि ये कुछ चीजों की कलेक्शन है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स आ रही हैं, और आपके पास इसी में कुछ और प्रोटीन्स होती हैं जो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ लिंक्ड होती हैं, और साथ हम देखते हैं सेंट्रोसोम्स होते हैं। ये मैंने बड़ा शॉर्ट करके बताया क्योंकि सेंट्रोसोम में भी आगे आप देखोगे सेंट्रियोल्स भी हैं। तो ये जो चीजें हैं इन्हें आप कलेक्टिवली कह रहे हो माइटोटिक ऑपरेटर्स। अब हमने एक एक के फंक्शन को अंडरस्टैंड करना है। ये देखो, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रोसोम, कैनेटोकोर, नॉन कैनेटोकोर और एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये वो आपके कलेक्टिव टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें आप माइटोटिक ऑपरेटर्स का नाम दे रहे हो कलेक्टिवली। और साथ एक चीज जो मैंने पीछे बताई है, एसोसिएटेड प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स भी हैं साथ जो इस प्रोसेस में माइटोटिक ऑपरेटर्स की हेल्प कर रही हैं। किसमें? क्रोमोसोम्स की सेपरेशन में। पहला कंपोनेंट देखो जो मैंने यहां रखा है वो है स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या है? ये असल में प्रोटीन फिलामेंट्स है, प्रोटीन फाइबर्स हैं जो बने हुए हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं जो आपस में अरेंज होके एक थिन फाइबर बना रहे हैं, और इस थिन फाइबर को आप माइक्रोट्यूब्यूल कर रहे हो। ये फाइबर्स बन कहां से रहे हैं, ओरिजिनेट कहां से कर रहे हैं? बनाने वाली चीज ट्यूबुलिन प्रोटीन है, लेकिन बन कहां रहे हैं? कोई और स्ट्रक्चर है जो इनको अरेंज करके ये फाइबर बना रहे हैं। वो जो स्ट्रक्चर है ना, वो असल में सेल में मौजूद सेंट्रियोल है, जो सेल की दो ऑपोजिट साइड पे है। ठीक है, अब मैं कंप्लीट स्क्वायर सेल तो नहीं बना सकता यहां स्पेस की वजह से, बट लेट्स से ये आपके पास सेल है, तो सेल के दो ऑपोजिट साइड पे आपको सेंट्रियोल्स मिल रहे हैं। जहां पे आप देख रहे हो
कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आके अरेंज हो रही हैं और इनकी अरेंजमेंट से ये फिलामेंट्स बन रहे हैं जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल का नाम दे रहे हैं। ये जो फिलामेंट्स है ना, यही असल में आगे स्पिंडल फाइबर बना रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ये आपके पास स्पिंडल फाइबर का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, ये बुनियादी ढांचा है जिसका आगे स्पिंडल फाइबर बनेंगे। अब पहले हम आते हैं इसके ऊपर, जरा अगली के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ रहे हैं तो पहले इसको साथ लिंक करते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं ना, अब मैं आपने डायग्राम में अंडरस्टैंड करना है। अगर ये स्पिंडल फाइबर्स, ये देखो, ये असल में माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। अगर ये माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर्स, जिन्हें मैं स्पिंडल फाइबर भी कह रहा हूं, ये आके क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं, जैसे यहां हमने दिखाया हुआ है इन ग्रीन लाइन से, या यहां पे आप देखो, ये देखो, ये वो फाइबर है जो आके क्रोमोसोम के साथ अटैच हो रहे हैं। इसे आप काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कहते हो, ठीक है, या काइनेटोकोर फाइबर। क्यों? क्योंकि ये क्रोमोसोम की जिस जगह अटैच होता है ना रीजन में, क्रोमोसोम के उस हिस्से को भी हम काइनेटोकोर रीजन कहते हैं, तो इसलिए इन फाइबर्स का नाम काइनेटोकोर कह दिया जाता है। लेकिन साथ ही देखो, कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जो क्रोमोसोम के साथ नहीं अटैच हो रहे, एक दूसरे के साथ आके ओवरलैप करते हैं, ठीक है। ये जो फाइबर्स होते हैं इन्हें फिर आप नॉन काइनेटोकोर फाइबर या नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हो। तो वो जो वेरी फर्स्ट हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ी हैं, अगर तो वो क्रोमोसोम के साथ बाइंड कर गई तो हमने उन्हें काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कह दिया, और अगर वो एक दूसरे के साथ कर गई तो हमने उन्हें नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कह दिया। अब इनमें से जो काइनेटोकोर है ना, जो क्रोमोसोम के साथ अटैच हुई है, ये जब पुल करते हैं ना, तो इनके पुल की वजह से हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब मैं अगर स्पेस की वजह से डायग्राम यहां बना के दिखाऊं तो ये देखो, काइनेटोकोर फाइबर जब कंट्रैक्ट किए तो आपके पास सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन मैंने आपको भी बताया कि ये ओरिजिनेट कहां से हो रही है, यहां मौजूद एक स्ट्रक्चर से, जिसको मैं सेंट्रियोल का नाम दे रहा हूं, ठीक है, जहां ये ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। ये जो सेंट्रियोल है ना, इसके इर्द गिर्द अराउंड यहां कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं। तो इन सेंट्रियोल्स को और इनके साथ जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं, इन्हें हम कलेक्टिवली नाम देते हैं सेंट्रोसोम का, ठीक है। ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि सेंट्रियोल्स और उसके साथ जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं उन्हें आप कलेक्टिवली कह रहे हो सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम को सेंट्रोमेयर से कंफ्यूज नहीं करना। सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम का वो रीजन है जहां पे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में अटैच होते हैं, और सेंट्रोसोम जहां पे सेंट्रियोल्स होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये वो जगह है जहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, न्यूक्लिएट कर रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है। और आपके पास हर सेंट्रोसोम जो है वो सेल के ऑपोजिट एंड पे होता है, और इसमें से फिर आप देखते हो ये स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, काइनेटोकोर और नॉन काइनेटोकोर। ये देख रहे हो, सेल की दो ऑपोजिट एंड पे है, और लॉजिक समझ भी आती है कि यहां से स्पिंडल फाइबर जब ऑपोजिट एंड से क्रोमोसोम को पुल करेंगे ना, अब जाके आपके पास क्रोमोसोम ने सेपरेट होना है। लेकिन साथ ही साथ बाहर की तरफ क्या चीज है, सेल मेम्ब्रेन। एक वक्त आएगा कि जब ये क्रोमोसोम सेपरेट होंगे और इनके अराउंड न्यूक्लियस बन जाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन जो है इसको भी डिवाइड किया जाएगा ताकि एक से दो सेल बने। इस सेल मेम्ब्रेन को जो चीज सिग्नल देगी वो भी एक फाइबर्स होते हैं, लेकिन ये जो फाइबर्स होते हैं ना तो ये काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं और ना ही ये नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं। ये बाहर की तरफ रेडिएट करते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं। बाहर की तरफ से मतलब है उस जगह नहीं जाते जहां क्रोमोसोम है, ऑपोजिट साइड पे जहां पे सेल मेम्ब्रेन है उस तरफ रेडिएट करते हैं। और जब एक सेल में दो न्यूक्लियस बन जाते हैं तब ये सेल मेम्ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सेंटर से डिवाइड करें। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को बच्चों हम एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है। जरा डायग्राम को देखो, ये देखो, ये आपके पास देखो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाए हुए हैं। सेल के सेंटर वाली साइड पे क्रोमोसोम्स हैं, इनके साथ अटैच हो रहे हैं काइनेटोकोर फाइबर्स, और जो एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं हम इन्हें नॉन काइनेटोकोर बोल रहे हैं।
लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे आप देख रहे हो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट कर रहे हैं, और सेंट्रोल्स देखो किस तरह ये सेल में दो ऑपोजिट एंड पे अरेंज होते हैं ताकि इनसे निकलने वाले स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर सकें, सेपरेट कर सकें। क्लियर है? अब देखते हैं जी, रेडिएट कर रहे हैं आउटवर्ड, ठीक है, क्या मदद देते हैं? दे असिस्ट इन द पोजिशनिंग ऑफ स्पिंडल ऑपरेटस, ठीक है, और एट द एंड सेल डिवीजन की ओरिएंटेशन। ये दो टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है कि ये एक तो स्पिंडल ऑपरेटस सारा सेंट्रियोल्स और उससे निकलने वाले कैनेटोकोर और नॉन कैनेटोकोर फाइबर्स उनको अरेंज करते हैं, उनको उनकी जगह में फिक्स करते हैं, हेल्प करते हैं। और दूसरा आप देखते हो कि सेल डिवीजन की ओरिएंटेशन जो है उसको ये असिस्ट करते हैं। कैसे? मैंने अभी बताया कि इन्होंने सिग्नल भेजना है तो आप देखोगे कि सेल मेम्ब्रेन सेंटर से पिंच करेगी और एक सेल दो सेल में डिवाइड कर जाएगा। द माइटोटिक ऑपरेटर्स हम सम अप करें तो बाय कोऑर्डिनेटिंग द मूवमेंट एंड पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि माइटोटिक ऑपरेटर्स क्रोमोसोम्स को पोजीशन करने के बाद, उनकी मूवमेंट करवाने के बाद इंश्योर करता है कि आपके पास जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी एक्यूरेट और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ये सारी बातें ज़हन में रखो, क्योंकि आगे जब आप देखोगे हम ये चीज समझ रहे होंगे कि किस तरह से माइटोटिक ऑपरेटर्स क्रोमोसोम्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और उसके नतीजे में सेल डिवीजन हो रही है और डॉटर सेल्स बन रहे हैं। ठीक, ये जो है माइटोटिक ऑपरेटर्स ये कोई रैंडम नहीं है, हाईली रेगुलेटेड है, और ये बिल्कुल उसी तरह से अरेंज है जिस तरह से माइटोसिस में इसकी जरूरत पड़ेगी। चले जी, अब हम इस सारी इंफॉर्मेशन को यहां विजुअली और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि यही असल में ऑपरेटर्स है जो आप देखोगे कि हर स्टेप में अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। आपके पास कैरियोकाइनेसिस के 4 फेसेस हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। पी मैट से भी इसको हम याद रखते हैं, पहले पहले लफ्ज को अगर आप मिला लो। प्रोफेस, प्रोफेस जब स्टार्ट होता है तो आप देखते हो कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है ये बहुत बारीक होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेस स्टार्ट होते ही आप देखते हो ये कंडेंस होके थिक होता है, और थिक होते होते एक प्रॉपर शेप में आ जाता है जिसे आप क्रोमोसोम का नाम देते हो। ठीक है, और जब आप इस क्रोमोसोम को देखते हो, चूंकि ये पीछे एस फेस में से होके आया हुआ है, तो आप देखते हो इसमें 2 क्रोमेटिड्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इन क्रोमेटिड्स को हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। जहां ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं उस जगह को सेंट्रोमेयर कहते हैं, और सेंट्रोमेयर में एक रीजन होता है कैनेटोकोर, जहां पे वो फाइबर्स ने आके अटैच होना है, जिन्हें आपने कैनेटोकोर फाइबर कहा था। साथ ही साथ अगला काम क्या हो रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ना ब्रेकडाउन होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके पास अगर ये एक सेल है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मैं आपको लेट से एक ही क्रोमोसोम दिखा रहा हूं, बाहर आप देखते हो यहां पे हैं सेंट्रियोल्स जिनसे स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट कर रहे हैं, जिन्होंने क्रोमोसोम के साथ अटैच होकर क्रोमोसोम्स को बाद में सेपरेट करने हैं। तो जब तक बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं हो सकते। इसलिए आप देखोगे कि इस फेस में न्यूक्लियर एनवेलप की भी ब्रेकडाउन होगी ताकि क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में रिलीज किए जाएं और वहां वो स्पिंडल फाइबर के साथ लिंक हो सके। हमें मालूम है न्यूक्लियस के अंदर एक थिक रीजन है न्यूक्लियोलस, ये भी डिसअपियर होता है। ये जो आपके पास 2 सेंट्रियोल्स हैं, अच्छा यहां भी ये बता दूं कि जिस वक्त प्रोफेस स्टार्ट होता है, ये जो 2 सेंट्रियोल्स है ना, ये एक दूसरे के करीब करीब पड़े होते हैं। एस फेस में इनकी रेप्लिकेशन होती है, 1 से 2 पेयर बन जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के करीब होते हैं। लेकिन प्रोफेस में आप देखते हो ये अब एक दूसरे से अवे मूव करते हैं ताकि एक दूसरे के आमने सामने ऑपोजिट एंड्स पे आ सके ये। ठीक है, सेंट्रोसोम जो है यहां से फिर आप देखते हो स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं प्रोफेस में, जो जाके क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं। ठीक, जहां पे स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं जिन्होंने क्रोमोसोम के साथ अटैच होना है, वहीं आप देखते हो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी ओरिजिनेट करती हैं जो जाती हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक हो गया? ये देखो, स्टार्ट के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन, लेकिन साथ ही आपने देखा अरेंज हो गया क्रोमोसोम में। 2 जो सेंट्रियोल के पेयर्स हैं इकट्ठे पड़े हुए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हो एक दूसरे से
अवे मूव कर रहे हैं और साथ ही आप देख रहे हो इनमें से फाइबर्स ओरिजिनेट करना शुरू हो गए हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो जगह जगह से डिसइंटीग्रेट कर रही है। ये आपके पास प्रोफेस है। अब जो बच्चे क्यूआर कोड के अंदर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि आपने वीडियो को यहां पॉज करना है। यही सारी चीज आपने साथ जो अटैच वीडियो है उसमें देखनी है। एग्जैक्ट यही इंफॉर्मेशन आप विजुलाइज करोगे जो आपको ज्यादा अच्छे से चीजों को याद रखने में मदद देगी। वीडियो स्टॉप करो और इसको देखो। चले जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी वीडियो को देखा और जो कुछ मैंने आपको बताया है आपने उसे इजीली विजुलाइज कर लिया है। आगे अगर हम आए तो अगला जो आपका फेस आता है ये मेटाफेस है। मेटाफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो पीछे स्टार्ट हुई है ना, अब इसने कंप्लीटली डिसअपियर हो जाना है। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये आके काइनेटोकोर रीजन के साथ अटैच हो जाएंगे। ये जो हमारा क्रोमोसोम है ना, चलो ऐसे करके देख लेते हैं, थोड़ी सी बिडंगी सी डायग्राम है, लेकिन ये जो इसका सेंटर वाला रीजन है ये असल में सेंट्रोमेयर है। इसमें आप देखते हो एक अलग से रीजन है विच इज काइनेटोकोर रीजन। यहां आप देखोगे कि वो फाइबर्स आएंगे और आके अटैच होंगे, जिन्होंने बाद में क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से अलग करना है। लेकिन अभी ये जो काइनेटोकोर फाइबर्स आके क्रोमोसोम से अटैच हुए हैं ना, इनका मकसद होता है कि तमाम क्रोमोसोम्स को सेल के सेंटर में अरेंज किया जाए। क्रोमोसोम्स ठीक से अरेंज होंगे तभी तो आप इनको इजीली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकोगे। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बनता है ना, जहां आप देखते हो कि सेल के बिल्कुल सेंटर में क्रोमोसोम्स को अरेंज कर दिया जाता है, ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं मेटाफेस प्लेट। ये टर्मिनोलॉजी जो है ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास क्या होता है, क्रोमोसोम सेल के मिडल में अलाइन करके मेटाफेस प्लेट बनाते हैं। ये आपके पास वो सेंटर वाला पॉइंट है, यही आपका मेटाफेस है। स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम से अटैच हो गए हैं और उन्हें क्रोमोसोम्स को सेंटर में अरेंज करती है। आगे आपने वीडियो स्टॉप करनी है और जब आप वीडियो स्टॉप करोगे तो आपके पास आगे इसकी एनिमेशन है। तो बच्चों वीडियो स्टॉप करो और इसको देखो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखो हमारा फेस है एनाफेस। एनाफेस जो है इसमें बड़े इंपॉर्टेंट काम होने लगे। पूरी माइटोसिस का अगर मैं सबसे सिग्निफिकेंट फेस कहूं ना, ये लिख लो, ऐसी बातें आपसे एमडी कैट में पूछी जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्रिटिकल फेस वो आपके पास एनाफेस होता है। अभी समझते हैं ऐसा क्यों होता है। ये वो फेस है जिसमें क्रोमोसोम्स के साथ अटैच स्पिंडल फाइबर्स ने अब कंट्रैक्ट करना है, लेकिन किस तरफ, पोल्स की तरफ। पोल से मतलब है उस जगह जहां पे ये देखो सेंट्रियोल्स पड़े हुए हैं। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, ये अब क्रोमोसोम से अवे यानी सेंट्रियोल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जब ये अवे मूव करेंगे तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स इकट्ठे अटैच हैं, इन पे अब पड़ना है प्रेशर, और ये प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि अल्टीमेटली आप देखोगे कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम एक साइड पे मूव कर जाएगा सेल के और दूसरा हाफ एक साइड पे मूव कर जाएगा। ठीक है, और आपके पास क्रोमोसोम्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। यही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है जो इंश्योर करेगी कि नए बनने वाले सेल्स हेल्दी हो। हर सेल के पास कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए, और यह तब होता है जब आपके पास एनाफेज हो रही है, जहां पे क्रोमोसोम्स को सेपरेट किया जाता है। इसलिए आपसे मैंने कहा कि यह सबसे क्रिटिकल फेज है। यही चीज आपके पास इस वीडियो में मौजूद है। वीडियो को पॉज करें और इसको स्लाइड के अंदर देखें। चलिए, आई होप आपको ठीक से अंडरस्टैंड हो गया कि किस तरह से क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो रही है। फाइनली हमारे पास आता है लास्ट फेज, टीलोफेज। अब टीलोफेज वो फेज है जहां पे जो क्रोमोसोम्स एनाफेज में अलग हुए थे ना, ये अब सेल के अपने अपने पोल्स पे आ चुके हैं। ठीक है, वो जो क्रोमोसोम अलहदा होना शुरू हुए थे, अब ये अपने अपने किनारों पे आ गए हैं। तो टीलोफेज में तो पहला काम ये हो रहा है, क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स पे पहुंचेंगे। फाइनली जब ये वहां पहुंचेंगे तो इनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनेगी। अब जरा आपने गौर करना है
कि टीलोफेस में मैं आपको एग्जैक्ट वही बता रहा हूं जो प्रोफेस में हो रहा था, लेकिन रिवर्स। प्रोफेस में आपके पास क्या हो रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी, यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो रही है। वहां हमने देखा था कि हमारे क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हुआ था, थिक हुआ था। यहां आप देखोगे कि आपका जेनेटिक मटेरियल डीकंडेंस होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने से क्या होता है, दो न्यूक्लियस बनते हैं जो सेल के दो अपोजिट एंड्स पे होते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हर न्यूक्लियस के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उतने ही जितने पेरेंट सेल के पास होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप देखते हो वही बात कि क्रोमोसोम अब लेस थिक होते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे वो आपको नजर ही नहीं आएंगे। और फाइनली ये जो ऑपरेटर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स जिन्होंने क्रोमोसोम्स को सेपरेट किया है, ये भी डिसअपियर हो जाएंगे। और वो जो न्यूक्लियोलस प्रोफेस में डिसअपियर हुआ था, ये दोबारा से बनेगा ताकि एक कंप्लीट न्यूक्लियस बन जाए। तो ये देख रहे हो, आपके पास इस वक्त एक सेल है लेकिन इसमें दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। यहां आपकी कैरियोकाइनेसिस जो है ये कंप्लीट होती है। अब बारी आनी है सेल मेम्ब्रेन सेंटर से दबे और हम के साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया है। और साइटोप्लाज्म डिवाइड करने का मतलब है सेल डिवाइड कर गया है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, यही चीज यहां देखो वीडियो के अंदर। चले जी, हम कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे पास इस वक्त जो सेल है इसके पास दो न्यूक्लियस हैं। अब आएगा एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल, जिसको हमने शुरू में बयान तो कर दिया था कि आपके पास अगर यूं सेल है और सेल में इस तरह से क्रोमोसोम्स आके अरेंज हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर फाइबर्स, वहीं आपको बताया गया था कि आप देखोगे कुछ फाइबर्स होंगे जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ रेडिएट करेंगे, जिन्हें हमने एस्ट्रल फाइबर कहा। अब आएगा इनका रोल। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने सेल के सेंटर वाले हिस्से की तरफ ना मैसेज कन्वे करना है, सिग्नल देना है कि भाई यहां पे मौजूद जो प्रोटीन्स है ना, इनको एक्टिवेट करो। सिग्नल आएगा एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरफ से। होगा ये कि सेल के सेंटर में यहां पे अब जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होंगी ना, ये एक्टिवेट होंगी। इनके बारे में याद रखना है, ये दोनों प्रोटीन जो है ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, इनमें कंट्रैक्शन की एबिलिटी होती है। यही वो प्रोटीन्स हैं जो हमारे मसल्स में होती हैं। हमारे मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं ना, इन प्रोटीन्स की वजह से कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यही प्रोटीन्स आपके पास यहां पे सेल मेम्ब्रेन वाले रीजन के पास भी हैं। अब आएगा सिग्नल इन्हें, ये एक्टिव होंगे और ये एक्टिव होकर कंट्रैक्ट करेंगे। जब ये कंट्रैक्ट करेंगे ना, तो आप देखोगे कि आपके पास सेल मेम्ब्रेन सेंटर से अंदर पिंच होना शुरू होगी। ये जो पॉइंट बन रहा है जहां सेल मेम्ब्रेन सेंटर से पिंच हो रही है, इसे हम कहते हैं क्लेवेज फोरो। ये क्लेवेज फोरो कौन बना रहा है, एक्टिन और मायोसिन की कंट्रैक्शन। और उन्हें कौन एक्टिवेट कर रहा है, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो आपके पास फाइनली क्लेवेज फोरो बनेगी। ये जो अब क्लेवेज फोरो बनना शुरू हुई है ना, इसने क्या करना है, इसने सेल मेम्ब्रेन को सेंटर की तरफ मूव करवाते रहना है। ठीक है, करवाते करवाते एक वक्त आएगा कि सेल मेम्ब्रेन सेंटर से आके बिल्कुल फ्यूज कर जाएंगी, मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली जब आपके पास दोनों साइड्स सेल मेम्ब्रेन की सेंटर में आके मिलेंगी, तो आप देखोगे एक सेल डिवाइड होके दो सेल बना देगा। अब ये जो क्लीवेज फ्रो बनी थी, जब ये सेल को सेंटर से पिंच करते करते अंदर आ रही होती है, तो आप देखते हो यहां पे प्रॉपरली अगर 3D डायमेंशन में देखो तो आपके पास पूरा एक रिंग बनता है इस हिस्से में, सेंटर वाले हिस्से में, जहां से वो चीज अंदर दबी हुई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक बैलून ले लो, उसको पानी से भर लो और किसी एक पॉइंट से आप उसको पिंच करना शुरू करो, तो आप देखोगे कि उसके दो एंड्स जो हैं वो तो बाहर निकल आएगा, लेकिन सेंटर से वो पिंच होते होते एक प्रॉपर रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यही काम आपको सेल में भी नजर आता है। ये जो रिंग स्ट्रक्चर होता है इसे हम कंट्रैक्टाइल रिंग कहते हैं। ठीक है, ये वो पॉइंट होता है जहां पे क्लेवेज फ्रो बन रही होती है और जो सेल को फाइनली डिवाइड करती है। ठीक है, अल्टीमेटली आपके पास क्या हुआ है, एक से दो सेल बन गए।
लेकिन ये प्रोसेस एनिमल सेल में था, जहां पे बाहर कोई सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल जो है, अब कैरियोकाइनेसिस सेम है, लेकिन साइटोकाइनेसिस जहां पे सेल ने डिवाइड कर देना, यहां पे फर्क आ जाता है। उसकी वजह कि जो सेल वॉल है प्लांट सेल में, ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ये सेल मेम्ब्रेन की तरह फ्लेक्सिबल नहीं है कि जहां पे आप देखोगे कंट्रैक्टाइल प्रोटीन इसको कंट्रैक्ट करवा लेंगी। यहां पे ये चीज मौजूद नहीं है, तो यहां पे फिर आप देखोगे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब यहां दो टर्मिनोलॉजीज मैं आपको ऐड करवा रहा हूं, इनको अंडरस्टैंड करना है। आप देखते हो टीचर्स को भी नहीं क्लियर होता, बाज जगह आपको बुक्स में भी ये टर्मिनोलॉजीज गलत यूज की हुई दिखाई देती हैं। आप अक्सर देखोगे कि बुक के अंदर सेल प्लेट और फ्रेगमोप्लास्ट एक ही चीज के दो नाम दिखाए जा रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता यह है कि आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स और कुछ प्रोटीन्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे आप कहते हो फ्रेगमोप्लास्ट। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये प्लांट सेल के बिल्कुल सेंटर में बनता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या करता है, गोल्जी ऑपरेटस से आने वाली जो गोल्जी वेसिकल्स है ना, इन्हें सेल के सेंटर में अरेंज करना शुरू करता है। कौन? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स वाला स्ट्रक्चर फ्रेगमोप्लास्ट। ये जो गोल्जी वेसिकल्स को फ्रेगमोप्लास्ट सेंटर में अरेंज कर रहे हैं, ये ही गोल्जी वेसिकल्स जब फ्यूज करते हैं ना, तो ये आके सेल की नई मेम्ब्रेन और सेल वॉल बनाते हैं। लेकिन शुरू में ये जो फ्यूजन होती है गोल्जी ऑपरेटस से आने वाली वेसिकल्स की, इस फ्यूजन की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम सेल प्लेट कहते हैं। डायग्राम में विजुलाइज करो, इसको जूम करके आप देखो, आपके पास हो ये रहा है कि सेल के सेंटर में ना हमारे पास फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। मैंने यहां नहीं दिखाया हुआ, वो कॉम्प्लिकेटेड सी डायग्राम है। इसको अभी सिर्फ ये समझो कि हमारे पास यहां से डायग्राम स्टार्ट हो रही है, जहां सेल प्लेट फॉर्मेशन लिखा हुआ है। अभी पता है क्या हुआ है, टीलोफेज कंप्लीट हुआ है, कि आपके पास एनाफेज कंप्लीट हुआ है और टीलोफेज चल रहा है, कि क्रोमोसोम्स जो है उनके सेट सेल के दो अपोजिट एंड पे आ चुके हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर हो रहे हैं, देख रहे हो स्पिंडल फाइबर्स कम होते जा रहे हैं। लेकिन इस प्रोसेस में जब टीलोफेज हो रही है ना, तो सेल को अगले फेज साइटोकाइनेसिस के लिए भी तैयार किया जा रहा है, और वो ऐसे कि यहां पे फ्रेगमोप्लास्ट का जो स्केलेटन है ना, वो गोल्जी ऑपरेटस से आने वाली वेसिकल्स को सेल के सेंटर में अरेंज कर रहा है। ये देख रहे हो छोटे छोटे बबल्स, ये असल में गोल्जी वेसिकल्स हैं जिन्हें फ्रेगमोप्लास्ट सेल के सेंटर में अरेंज कर रहे हैं। ये वेसिकल्स आहिस्ता आहिस्ता देखो, जब इनकी तादाद बढ़ेगी तो ये आपस में फ्यूज होना शुरू होंगे। ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना इनकी फ्यूजन से, बच्चों इसी का नाम सेल प्लेट है। यही वो स्ट्रक्चर है जो फ्यूचर में इन दो बनने वाले नए सेल्स की सेल मेम्ब्रेन भी बनाएगा और सेल वॉल भी बनाएगा। तो आपके पास ये वेसिकल फ्यूज हो रही है और ये फ्यूज होके सेल प्लेट बना रही है, और जैसे जैसे वेसिकल फ्यूज होती जा रही है आप देख रहे हो सेल प्लेट ग्रो करती जा रही है। लेकिन सेल प्लेट किस डायरेक्शन में ग्रो कर रही है? अवे फ्रॉम सेंटर। किस तरफ? जहां पे पेरेंट सेल की सेल वॉल है, उस साइड पे, यानी बाहर की तरफ जहां सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है। अल्टीमेटली क्या होता है कि ये सेल प्लेट फाइनली जाके दोनों एंड्स पे फ्यूज करती है और एक प्लांट सेल को दो प्लांट सेल में डिवाइड कर देती है। तो सेल प्लेट की एक साइड जो है एक प्लांट की सेल वॉल बन जाती है और दूसरी साइड दूसरे प्लांट की सेल वॉल बन जाती है। तो इस तरह से आपके पास प्लांट सेल्स डिवाइड करता है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। बस ये एक थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपसे वो डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछता है। यहां से एमसीक्यूज में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड पे आपके पास मैंने एनिमेशन अटैच की हुई है, आप वीडियो को स्टॉप करो और इसको यहां पे देखो। हम लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे, इसको आपने खुद देख लेना है। इस सारे प्रोसेस को जरा और एक और एनिमेशन के थ्रू, जहां मुझे लगा कि ज्यादा अच्छे से आपको 3D स्ट्रक्चर्स को दिखाया गया है, उसका मैंने आपको लिंक दे दिया है। आप सारी वीडियो को देखो, इस लेक्चर को सुनो, बुक से पढ़ो और एक दफा ये एनिमेशन देख लो, आपको चीजें बहुत अच्छे से जहन नशीन हो जाएंगी। फाइनली आपने ये करना है कि आपके पास वीडियो लिंक में इसकी वर्कशीट है और अलग से क्वेश्चन बैंक बना हुआ है माइटोसिस का। आपने बच्चों इसको अटेम्प्ट करना है ताकि हम बोर्ड के लिए अभी से तैयार हो सकें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका जो लास्ट टॉपिक है मियोसिस वो कवर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफ़िज़।